Hello everyone. So we are discussing important MCQs for UGC NET Computer Science. So it's part number 6. पार्ट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर आपने पहले 5 पार्ट नहीं देखे तो एक बार उनको भी देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विद क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। हम क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के साथ हम क्या नहीं कर सकते? वैलिडेटिंग ए फॉर्म, सेंडिंग ए फॉर्म्स कंटेंट बाय ईमेल, स्टोरिंग द फॉर्म कंटेंट टू अ डेटाबेस फाइल ऑन द सर्वर और नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे बात हो रही है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट की, ओके। और क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के साथ हम किसी फॉर्म के कंटेंट जो हैं उनको डेटाबेस फाइल जो कि सर्वर पे पड़ी है वहां पे स्टोर नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टोकन इन अ फॉलोइंग सी स्टेटमेंट इस, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमने नंबर ऑफ टोकन निकालने हैं, ठीक है। टोकन जो कि कंपाइलर का पार्ट है, फेजेस ऑफ कंपाइलर लेक्सिकल एनालिसिस में ये आता है जिसमें टोकन निकालते हैं, ठीक है। टोकन है क्या एक्चुअल में? टोकन जो है दैट इज पहली बात है, देखो कंपाइलर के जो फेजेस होते हैं उसमें सबसे पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस। और लेक्सिकल एनालिसिस क्या निकालता है? टोकन निकालता है। और टोकन निकाल के वो भेज देता है सिंटैक्स एनालिसिस को, ठीक है। तो यहाँ पे टोकन है क्या? टोकन एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसको हम एज ए यूनिट बोलते हैं इन द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैं लिख देता हूं तो आपको याद रहेगा। टोकन एक्चुअल में है क्या? टोकन इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी ट्रीटेड एज ए यूनिट, ठीक है। टोकन निकालता कौन है? लेक्सिकल एनालिसिस, ये भी चीज याद रखनी है। टोकन कंपाइलर का कौन सा फेज निकालता है? लेक्सिकल एनालिसिस। एक बार सभी के सभी फेजेस देख लेना कंपाइलर डिजाइन के। टोकन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सेमीकोलन है, चाहे वो मतलब एक कैरेक्टर भी हो सकता है, एक यूनिट भी हो सकता है। तो अब हमने इस स्टेटमेंट में ना टोकन निकालने, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आया प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ एक क्या है? टोकन है। उसके बाद हमारी आई ये वाली ब्रैकेट, तो दिस इज ए टोकन। उसके बाद हमारा डबल कोट्स के अंदर ये सारे का सारा एक यूनिट आया, ध्यान से समझना इस चीज को। ये पूरे का पूरा जो है ना यूनिट वो आया है डबल कोट्स के अंदर। तो एक हमारा ये है टोकन। और फोर्थ हमारा आया एक कोमा। फिफ्थ नंबर पे आया आई। सिक्स्थ नंबर पे फिर से आया कोमा। 7 नंबर पे हमारा आया एम्परसेंड। 8 नंबर पे आया आई। 9 नंबर पे आया ये और 10 नंबर पे आया सैंपल। तो इसमें 10 टोकन है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया ये कौन कौन से हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है, एक तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और ये 10th। तो नंबर ऑफ टोकन्स कितने? 10 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार और से स्टडी कर लेना। टोकन कैसे निकालते हैं, टोकन होता क्या है। नेक्स्ट, हमने ये ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ मैच करना है।
तो रेगुलर एक्सप्रेशन है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, डाटा फ्लो एनालिसिस है और रजिस्टर एलोकेशन है। तो मैच क्या सिंपल है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो मतलब जिसमें एक्सप्रेशन को देख के टोकन बनाए जाते हैं, वो तो काम है इसका लेक्सिकल एनालिसिस का। और पुश डाउन ऑटोमेटा यूज होता है सिंटैक्स एनालिसिस में, है ना। तो P का 3 हो गया, P कौन सा है, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसका क्या हो गया, लेक्सिकल एनालिसिस। और Q का क्या हो गया, 1 सिंटैक्स एनालिसिस। और डाटा फ्लो एनालिसिस होता है यूज कोड ऑप्टिमाइजेशन में। और रजिस्टर एलोकेशन कोड जनरेशन में। जब हम कोड जनरेट करते हैं तभी रजिस्टर की एलोकेशन होती है। तो ये आ गया P का 3, Q का 1, R का 4, S का 2 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रन टाइम कंप्यूटेशन बाय कंपाइल टाइम कंप्यूटेशन। ये डेफिनेशन है, हमने कॉमन सब एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना है और रन टाइम कंप्यूटेशन को कंपाइल टाइम कंप्यूटेशन के साथ रिप्लेस करना है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या लोकल ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, या लूप ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, या कांस्टेंट फोल्डिंग, या डाटा फ्लो एनालिसिस। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फोल्डिंग। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन सब एक्सप्रेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रन टाइम कंप्यूटेशन बाय कंपाइल टाइम कंप्यूटेशन इज कांस्टेंट फोल्डिंग। और बाकी ये है जो आप ये स्टडी करना खुद से, ठीक है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, क्योंकि सिर्फ 5-6 वीडियो से थोड़ा नेट की तैयारी हो पाएगी। आपको आइडिया बता रहा हूँ क्वेश्चंस कौन कौन से फील्ड में से आते हैं, इसीलिए मैंने मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं। नेक्स्ट, एनकोडर हैज 2n इनपुट लाइन एंड डैश आउटपुट लाइन। अच्छा, अब ना ये चीज याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एनकोडर होता है, आपको बताता हूँ, जैसे 8/3 एनकोडर होता है, ठीक है। और जैसे 3/8 हो गया आपका डिकोडर, ठीक है। 8/1 आपका हो गया मल्टीप्लेक्सर और 1/8 हो गया आपका डीमल्टीप्लेक्सर। तो कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट लाइंस रहती हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब 8/3 हमारा क्या है, इनकोडर, ये लिख देता हूँ। और 3/8 हमारा है डिकोडर, 8/1 है मल्टीप्लेक्सर जिसको हम मक्स बोलते हैं, और 1/8 है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब कहता है कि एनकोडर हैज 2n इनपुट लाइन एंड हाउ मेनी आउटपुट लाइन। अगर ये 8 अगर इनपुट लाइन है तो 8 क्या है, 2⁻3, तो n क्या हो गया 3, तो इनटू आउटपुट लाइन क्या है, जितनी ये है ना, समझ रहे हो बात। तो 2n इनपुट लाइन एंड n आउटपुट लाइंस। और अगर यही क्वेश्चन होता है मल्टीप्लेक्सर हैज 2n इनपुट लाइन एंड 1 आउटपुट लाइन, तो इस चीज को देख लेना, है ना। नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस। बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल बनाना है तो पहले तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं 4 के ग्रुप में। तो एक ग्रुप बन गया 1010, और एक बन गया 1111। पहले तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है 2⁻0, ये है 2⁻1, 2⁻2 और ये है 2⁻3। और यहाँ पे 1 है ना, सिर्फ उन्हीं को ऐड करना है। तो 2⁻3 8 प्लस 2⁻1 2, 8 प्लस 2 10, तो इसका बन गया 10। सिमिलरली इसका क्या बनेगा, 2⁻0 1 प्लस 2⁻1 1 प्लस 2 प्लस
समझ रहे हो बात? तो ये बन गया आपका 15। तो अब हेक्साडेसिमल में सिंपल सी बात है, हेक्साडेसिमल मतलब 0 से 9 तक तो है ही है, ठीक है। आगे है 10, तो 10 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A, ठीक है। 11 को B, 12 को C, 13 को D, ऐसे ही 14 को E और 15 को क्या बोलते हैं, F, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं है। हेक्साडेसिमल अप टू 16, 0 से 15 तक, 0 से 9 के बाद A B C D E F तक। तो इसका बन गया AF, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका पता होगा, फिर भी मेरा डिस्कस करना बनता था क्योंकि ये ऐसे कन्वर्जन भी आती है। तो हो गया ये भी, है ना। नेक्स्ट 57, एन असेंबलर डेट रन्स ऑन वन मशीन, एक मशीन पे रन करता है असेंबलर, बट प्रोड्यूसेस मशीन कोड फॉर अनदर मशीन इज कॉल्ड। असेंबलर जो एक मशीन पे रन करता है और दूसरी मशीन के लिए मशीन कोड बनाता है, उसको बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन है कंपाइलर में भी आता है, तो याद रखना। उस केस में इसका आंसर होता है क्रॉस कंपाइलर। तो अभी असेंबलर की बात हो रही है, तो इसका आंसर है क्रॉस असेंबलर। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोडक्ट इन बूलियन अलजेब्रा मीन्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन नहीं है, वैसे बच्चे गलत कराते हैं, पता नहीं क्यों गलत कराते हैं। सिंपल है, द सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब पहले हम प्रोडक्ट करेंगे तो फिर उसका सम करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है एंड गेट, मतलब पहले हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, ठीक है, और फिर उसका सम करेंगे, मैं फिर करेंगे हम और, ठीक है। तो क्या हो गया, the or function of several and function, sum of product, the or function of several and function, very easy. Next, von Neumann architecture is SIST, SIMD, MIMD, MIST। पहले तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए। I का मीनिंग है इंस्ट्रक्शन, आई का मीनिंग होता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। ये इनकी कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है, सिंपल क्वेश्चन की बात करें तो। डी का मतलब होता है डाटा, एस का मतलब होता है सिंगल, ठीक है ना। तो एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो ऐसे ही एस डी का मतलब क्या हो गया, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, समझ रहे हो बात। तो एस आई एम डी का मतलब हो गया सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मतलब इंस्ट्रक्शन एक है, डाटा मल्टीपल, मतलब मेमोरी ज़्यादा लगी हुई है। MIMD मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, और MISD मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। और इनमें से वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कौन सा है, तो वॉन न्यूमैन सिर्फ SISD है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज कौन सा, SISD। नेक्स्ट, द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज। तो अब इस क्वेश्चन को तो वही सोल्व कर पाएगा ना जिसको पता है ग्रे कोड क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले तो डेसिमल 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहला तो हो गया कि कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। अब ये तो आता होगा आपको, ठीक है। नहीं भी आता तो 7 को 2 के साथ करना है डिवाइड, ये चलो ऐसे कर ही देते हैं। तो 2 के साथ किया तो ये बन गया 2 3 6 और 1 रिमाइंडर, और 2 के साथ किया, और जब तक लास्ट में 1 या 0 ना आ जाए, तो ये बन गया 1 1 1। तो पहले ये क्या बन गया 1 1 1, और 4 का है इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया 0, इसको 4 बिट्स का बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, और सेकंड स्टेप क्या हो गया, देन कन्वर्ट बाइनरी इनटू ग्रे। वो कैसे होगा ना, वो कैसे होगा वो भी तो पता होना चाहिए। जो ये वाली बिट है ना लास्ट वाली, इसको ऐसे ही नीचे उतार देना है, हमने बाइनरी को ग्रे करना है। तो ये तो ऐसे ही आ गई, और यहाँ पे कौन सी आएगी ये समझना है। इन दोनों को करना है ऐड,
तो वो जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे आ जाएगा। सो 0 + 1 1। अब इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 1 10 होता है, तो 0 जो 1 है वो ओवरफ्लो हो गया, और फिर से ये यहाँ पे प्लस हो गया, और जो लास्ट वाली बिट आएगी 1 + 1 क्या आ गया 0। नहीं पता चला तो वीडियो को बैक करके देख लें। तो पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक मैं लेक्चर नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे भी जल्दी ही आपके लिए अपलोड करूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, और इवन जब हम बात करें डेसिमल टू बाइनरी तो पॉइंट्स वाले भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम करेंगे डिस्कस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 61 जो आपने इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसका 7th पार्ट होगा इम्पोर्टेंट MCQ UGC नेट उसमें डालूंगा। तभी के लिए क्वेश्चन रीड कर लो। ऑन रिसीविंग एन इंटरप्ट फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस द CPU को इंटरप्ट मिला इनपुट आउटपुट से, तो CPU क्या करेगा? halt for a predetermined time, hand over control of address bus and data bus to interrupting device, branches off to the interrupt service routine immediately, branches off to the interrupt service routine after the completion of the current instruction। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कमेंट जरूर करके बताना जिनको इनका आंसर पता है। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, कोई भी टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।